तो चलिए हम अपनी साइट पर वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स में ऐड न्यू में आइए, वूकॉमर्स सर्च कीजिए, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, और यहाँ चाहें तो आप इस वूकॉमर्स के इनिशियल सेटअप विजिट को फॉलो करके अपनी साइट की बेसिक ई कॉमर्स ऑप्शन सेट कर सकते हैं, या नॉट राइट नाउ पे क्लिक करके आप उन सेटिंग्स को बाद में वूकॉमर्स की कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी वक्त सेट कर सकते हैं। तो अभी हम ये विजिट फॉलो कर लेते हैं। अगर आपने एक ई कॉमर्स स्टोर चलाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर्स में एक ट्रस्ट डेवलप करें, और उसके लिए आपको उन्हें अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी मालूमात मुहैया करनी पड़ सकती। उसके अलावा लीगली भी अक्सर ममालिक में ये लाजमी है कि कोई भी ई कॉमर्स स्टोर अपने कस्टमर्स को कम से कम अपने फ़िज़िकल एड्रेस के बारे में ज़रूर बताए। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल एक डमी एड्रेस दे देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ वूकॉमर्स आपसे आपकी साइट के डेटा ट्रैक करने की इजाज़त लेने की कोशिश करेगी। हमें उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम वो इंडस्ट्री चुनेंगे जिसमें हमने अपने ई कॉमर्स स्टोर को चलाना है। इस मिसाल के लिए हम फैशन, अपैरल एंड एक्सेसरीज़ की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हम अपनी साइट पे किस किस्म के प्रोडक्ट्स बेचेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट्स या डाउनलोड्स या सब्सक्रिप्शंस या मेंबरशिप्स या कंपोजिट प्रोडक्ट्स या अपॉइंटमेंट्स, बुकिंग्स और रिजर्वेशंस वगैरह, या बंडल्स और कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स। इन तमाम प्रोडक्ट टाइप्स की डिटेल हम अगले लेसन में देखेंगे। फिलहाल हम फिजिकल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हम अपनी साइट पे तकरीबन कितने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। इस मिसाल के लिए मैं 1 to 10 की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो ये बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इस ऑप्शन की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अपने अंदाजे से जो आपको मुनासिब लगे वो सिलेक्ट कर लें। फिर हम ये बताएंगे कि क्या हम अभी किसी और प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या वू कॉमर्स ही पे चलती हुई किसी और वेबसाइट पे या फिजिकल स्टोर और इवेंट्स वगैरह पे या इन ऑप्शन की किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इस मिसाल के लिए हम नो की ऑप्शन को ही क्लिक करके नेक्स्ट पे चलेंगे। उससे पहले यहाँ वो कॉमर्स आपको कुछ ऑप्शंस देगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक पे मार्केट करना चाहते हैं, या मेल चिम्प से कस्टमर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं, या गूगल एड्स से अपनी साइट पे सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्हें सिलेक्ट कर लें। हमें फ़िलहाल इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों ऑप्शंस को हम डिसेबल करके कंटिन्यू करेंगे। अब वूकॉमर्स आपको अपनी साइट का ऐसा थीम सेलेक्ट करने की ऑप्शंस देगा जो वूकॉमर्स के साथ कंपैटिबल हैं, और इनमें स्टोर फ्रंट वूकॉमर्स का प्रोवाइडेड एक ऐसा थीम है जो बहुत ई कॉमर्स साइट्स पे इस्तेमाल होता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप स्टोर फ्रंट थीम इस्तेमाल करें। बहरहाल ये भी एक अच्छी फ्री ऑप्शन है, और इसके बहुत से पेड चाइल्ड थीम्स अवेलेबल हैं जो इसी थीम की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए इसके डिज़ाइन और फीचर्स में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, और उनका फोकस अक्सर ई कॉमर्स साइट्स पे ही होता है। हमारा अभी वाला एक्टिव थीम केडेंस वू कॉमर्स के साथ चलने के लिए ठीक है, तो फिलहाल हम इसे ही सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। जेटपैक एक प्लगइन और सर्विस की कॉम्बिनेशन है जो वू कॉमर्स की मालिक कंपनी ऑटोमेटिक का एक प्रोडक्ट है, और ऑटोमेटिक का फाउंडर मैट मलनवेग वर्डप्रेस का क्रिएटर भी है। जेटपैक की कुछ सर्विसेज वू कॉमर्स स्टोर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसके अलावा भी इसकी कुछ सर्विसेज हैं जो मुख्तलिफ साइट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मैं ज़ाती तौर पे शदीद ज़रूरत के अलावा जेटपैक इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे तजुर्बे के मुताबिक इसके तमाम फ़ीचर्स के लिए ऐसे मुतबादिल प्लगइन्स मौजूद हैं जो अक्सर उन फ़ीचर्स को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपने वू कॉमर्स की मोबाइल ऐप से अपने स्टोर को मैनेज करना है, या अपनी साइट पे बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स का सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कराना है, तो जेटपैक एक अच्छी ऑप्शन साबित हो सकता है। अभी के लिए हम यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, और फाइनली इस स्क्रीन पे कंटिन्यू पे क्लिक करने पर हम वर्डप्रेस में वू कॉमर्स के होम पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ आपको वू कॉमर्स का इनिशियल सेटअप फिनिश करने के लिए चंद स्टेप्स भी दिखाई देंगे जो कि नए यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पे मुफीद साबित हो सकते हैं। उसके अलावा आप अपने स्टोर के कुछ स्टैट्स भी यहाँ देख सकेंगे, और मज़ीद कुछ क्विक स्टार्ट ऑप्शंस भी यहाँ आपके लिए मुयस्सर हैं। अब ज़रा वू कॉमर्स प्लगइन के बाकी एरियाज़ पे भी एक नज़र डाल लेते हैं।
ऑर्डर्स के सेक्शन में आप अपनी साइट के प्रोडक्ट्स के जितने भी ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह कस्टमर सेक्शन में आप उन तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जिन्होंने आपकी साइट से अब तक कुछ ख़रीदा। कूपन सेक्शन में आप डिस्काउंट कूपन सेटअप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आप अपनी साइट की ई कॉमर्स परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सेटिंग्स में आके आप वो कॉमर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टेटस में आप वो कॉमर्स प्लगइन के मौजूदा सेटअप के बारे में कुछ मालूमात देख सकते हैं। और एक्सटेंशंस के सेक्शन में आप वो कॉमर्स के लिए मुहैया करदा ऑफिशियल एक्सटेंशंस और कुछ थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस जो वो कॉमर्स के डेवलपर की तरफ से अप्रूव्ड हैं वो देख सकते हैं और उन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी इन तमाम सेक्शंस को एक एक करके देखते जाएंगे। वो कॉमर्स के सेक्शन के नीचे प्रोडक्ट्स का सेक्शन है जहां आप अपनी साइट पे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मौजूदा प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज और टैग्स ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स से मुराद साइज़, कलर वगैरह हैं। इन सेक्शंस की भी जैसे जैसे हमें अगले लेसन्स में ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे इन्हें देखते जाएंगे। अभी के लिए हम वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको वही मिलेगी जो आपने वो कॉमर्स के इनिशियल सेटअप विजिट में मुहैया की थी। एड्रेस के बाद आप ये बता सकते हैं कि आप किन किन ममालिक में अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे होंगे। आप अपनी टारगेट मार्केट के मुताबिक ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर सम कंट्रीज़ या स्पेसिफिक कंट्रीज़ यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह शिपिंग लोकेशंस भी आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन कंट्रीज़ में आप अपने प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। और अपने कस्टमर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन के तौर पे या तो आप अपनी शॉप का बेस एड्रेस, यानी अगर हमने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट किया है तो वही एड्रेस, या फिर जियो लोकेट की ऑप्शन जिस बेसिस पे आपकी साइट ऑटोमेटिकली कस्टमर का एड्रेस जानने की कोशिश करेगी। उसके लिए वो अक्सर उसके आईपी एड्रेस और उसके ब्राउज़र की मुहैया करदा कुछ मालूमात का इस्तेमाल करेगी। हम अभी से शॉप बेस एड्रेस ही रहने देते हैं। इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस की ज़रूरत आपको शायद पड़े शायद ना पड़े, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका स्टोर कहाँ बेस्ड है और आप कहाँ पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपको अगर कूपन की फंक्शनैलिटी चाहिए तो ये ऑप्शन इनेबल रखें। अगर आपने डिस्काउंट कूपन्स नहीं देने तो इस ऑप्शन को यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स एक ही परचेज़ के लिए एक से ज़्यादा कूपन कोड्स इस्तेमाल कर सकें तो ये ऑप्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि आमतौर पे आप नहीं चाहेंगे कि आपके कस्टमर्स एक वक्त में एक परचेज़ के लिए एक से ज़्यादा कूपन कोड इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हो सकता है पहला कूपन कोड 40% डिस्काउंट का हो और दूसरा 20% डिस्काउंट का, तो उसमें उन्हें पहले 40% डिस्काउंट अप्लाई होगा और उसके बाद 20% डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाएगा, जिसके बाद आप शायद उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट भी ना कमा सकें। करेंसी ऑप्शंस में आप अपनी साइट पे बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट कर सकते हैं। ये आपके कंट्री के हिसाब से पहले से सिलेक्ट हुई होगी, लेकिन अगर आप कंट्री चेंज करें तो यहाँ पे आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप में से अक्सर ने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना होगा, तो हम इस करेंसी को अपनी इस प्रैक्टिस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और साथ ही जो ऊपर हमने एड्रेस स्पेसिफाई किया था उसे भी एक यूएस एड्रेस के तौर पे सेट कर देते हैं। मैंने यहाँ अपनी यूएस कंपनी के एड्रेस से मिलता जुलता एक फेक एड्रेस डाल दिया है और सेलिंग लोकेशंस के लिए मैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी ऑप्शंस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद सेव चेंजेस करते हैं और अब प्रोडक्ट्स पे आते हैं। यहाँ हम अपनी साइट के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सेटिंग्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमारा शॉप पेज कौन सा हो। वो कॉमर्स इंस्टॉल करते वक्त ऑटोमेटिकली शॉप के नाम से एक पेज क्रिएट कर दिया जाता है। आप चाहें तो यहाँ कोई और पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इसी पेज को शॉप पेज के तौर पे रखते हुए पेजेस में जाके इसका नाम या इसका परमालिंक वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसे हम बाद में देखेंगे। ऐड टू कार्ट बिहेवियर में आप ये चूज़ कर सकते हैं कि जब आपका कस्टमर एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करे तो उसे उसके बाद कार्ट के पेज पे भेज दिया जाए या उसे साइट को ऐसे ही ब्राउज़ करने दिया जाए ताकि वो मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहता है तो वो भी कार्ट में ऐड कर सके। और आर्काइव्स के लिए एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन की ऑप्शन इनेबल करने पर आपकी साइट पे जहाँ जहाँ प्रोडक्ट लिस्ट हुए होते हैं
वहाँ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर माउस हवर करने से ऐड टू कार्ट का बटन नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसे क्लिक करने पर उसी पेज पे रहते हुए ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा। इसे इनेबल रखना अक्सर बेहतर रहता है ताकि यूज़र्स आपकी साइट को ब्राउज़ करते वक्त जब चाहें कोई भी प्रोडक्ट आसानी से कार्ट में ऐड कर सकें और उसके लिए उन्हें पहले उस प्रोडक्ट के पेज पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। प्लेस होल्डर इमेज की ऑप्शन में आप अपनी साइट पे मीडिया लाइब्रेरी में कोई ऐसा इमेज अपलोड कर सकते हैं जो उन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होगा जिनका कोई इमेज सेट नहीं हुआ। यहाँ पे आपने उस इमेज का लिंक नहीं देना बल्कि उसका आईडी देना है। आईडीज़ के बारे में मैं आपको जल्दी से बताता चलूँ कि वर्डप्रेस के किसी भी कंटेंट टाइप में आप उसका आईडी कैसे देख सकते हैं। हम अगर इस मीडिया लाइब्रेरी को एक नए टैब में ओपन करें और यहाँ किसी भी मीडिया आइटम पे क्लिक करें तो टॉप पे इस लिंक में जो आइटम इक्वल्स के बाद ये नंबर आ रहा है, ये इस इमेज का एक आईडी है जो वर्डप्रेस में इसे कोड में आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोस्ट्स में भी आप किसी भी पोस्ट का आईडी देख सकते हैं। अगर आप इस एडिट लिंक पे हवर करें तो ये नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो एक लिंक आ रहा है उसमें पोस्ट इक्वल्स के बाद जो नंबर है या एडिट पे क्लिक करने पर इस URL बार में ये जो पोस्ट इक्वल्स के बाद नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये इस पोस्ट का आईडी है। वर्डप्रेस में हर कंटेंट टाइप के किसी भी आइटम का आईडी यूनिक होगा, यानी ये 144 ना तो किसी और पोस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही किसी प्रोडक्ट, ना ही किसी पेज या ना ही किसी भी कस्टम कंटेंट टाइप जो आपने खुद या किसी वर्डप्रेस प्लगइन ने इस साइट पे ऐड की हो उसके किसी भी कंटेंट आइटम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट या एक पेज या एक मीडिया आइटम या एक कस्टम पोस्ट के लिए ही स्पेसिफिक होगा। अब बाकी कुछ ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मेजरमेंट्स में आप वेट के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनिट यानी किलोग्राम, ग्राम, पाउंड और आउंस, और डायमेंशंस के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनिट यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच या यार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू ऑप्शंस में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके कस्टमर्स आपकी साइट पे मौजूद प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू सबमिट कर सकें या नहीं, और आया वो रिव्यू सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स सबमिट कर सकें या कस्टमर भी सबमिट कर सकें, और अगर रिव्यू एक कस्टमर ने सबमिट किया है तो क्या उसके नाम के साथ वेरीफाइड ओनर का लेबल दिखाया जाए या नहीं। इसी तरह रेटिंग्स के ऑप्शन में आप ये सेट कर सकते हैं कि आपकी साइट पे यूज़र्स प्रोडक्ट्स के लिए स्टार रेटिंग सबमिट कर सकें या नहीं, और वो रेटिंग रिक्वायर्ड हों या ऑप्शनल हों। इन सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं और अब इन्वेंटरी सेटिंग्स पे आते हैं। अगर आपने अपनी साइट पे बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी यानी उनका स्टॉक मैनेज करना है तो यहाँ मैनेज स्टॉक के ऑप्शन को इनेबल रखिए। होल्ड स्टॉक के ऑप्शन में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर एक अनपेड ऑर्डर हो तो उस प्रोडक्ट को कब तक उस कस्टमर के लिए होल्ड किया जाए, यानी उसे उस प्रोडक्ट के लिए पे करने की कितनी मोहलत दी जाए। यहाँ 60 की वैल्यू का ये मतलब होगा कि किसी कस्टमर ने अगर एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया और उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो वो प्रोडक्ट उसके लिए रिजर्व रहेगा। 1 घंटे तक भी अगर उसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हो सकी तो वो प्रोडक्ट किसी और के लिए परचेस करने के लिए, अगर 1 घंटे तक उसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हो सकी तो वो प्रोडक्ट किसी भी और विजिटर की परचेस के लिए दस्तयाब होगा। यहाँ बाकी ऑप्शंस में आप कुछ नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट्स का इन्वेंट्री लेवल यानी स्टॉक लेवल, जितने प्रोडक्ट आपके स्टॉक में रह गए वो अगर एक खास हद से कम हो जाए तो आपको उस बारे में ईमेल पे नोटिफिकेशन भेजी जाए ताकि आप उस प्रोडक्ट को रीस्टॉक करने के बारे में जो भी इक़दाम ज़रूरी हैं वो कर सकें। अब डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ आप सबसे पहले ये सेट कर सकते हैं कि डाउनलोड करने का मेथड क्या हो। ये एक टेक्निकल ऑप्शन है। अगर यहाँ की डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपकी साइट के लिए नहीं चल रही, जिसका ताल्लुक आपके वेब होस्टिंग सेटअप से हो सकता है, तो आपको शायद दूसरी ऑप्शन ट्राई करने की ज़रूरत पड़े। उमूमी तौर पे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या डाउनलोड करने के लिए कस्टमर का आपकी साइट में लॉगिन करना ज़रूरी है या वो लॉगिन किए बगैर भी अपने परचेज़ किए हुए प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोडेड फाइल के नेम के बारे में एक ऑप्शन है, इसे भी आप चाहें तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम शिपिंग पे। अगर आप मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में अपनी साइट से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो एन मुमकिन है कि उन रीजन्स के लिए आपको मुख्तलिफ शिपिंग मेथड्स और मुख्तलिफ शिपिंग कॉस्ट सेट करनी पड़े।
तो उनके लिए आप यहाँ पे शिपिंग जोन्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ जोन का नाम रखें, उसके लिए रीजन सेलेक्ट करें कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, और उसके लिए अपनी मर्जी के शिपिंग मेथड्स ऐड करें। शिपिंग मेथड्स में एक फ्लैट रेट शिपिंग हो सकती है, यानी यूज़र किसी भी किस्म का प्रोडक्ट मंगाए उसे एक ही शिपिंग का रेट मिले। फ्री शिपिंग हो सकती है, या लोकल पिकअप की ऑप्शन हो सकती है जिसमें प्रोडक्ट शिप नहीं किया जाएगा बल्कि यूज़र आपके किसी एक्सेस पॉइंट पे आके वो प्रोडक्ट पिक करेगा। हम अभी फ्लैट रेट का ऑप्शन ऐड कर देते हैं। इस जोन का नाम ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स रख लेते हैं। जोन की रीजन्स में यूएस सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव चेंजेस कर। अब शिपिंग जोन में वापस आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से एक शिपिंग जोन ऐड हो चुकी है जो यूनाइटेड स्टेट्स की रीजन पे अप्लाई होगी। यानी यूएस से कोई भी ऑर्डर आया तो उसके लिए ये शिपिंग जोन ही अप्लाई होगी, और इसमें शिपिंग मेथड फ्लैट रेट होगा। यानी यूएस में कहीं भी वो प्रोडक्ट मंगाया जाए उसकी एक ही शिपिंग फ़ी चार्ज की जाएगी। उसके अलावा आप एक ऐसा जेनेरिक शिपिंग मेथड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो उन तमाम जोन्स पे अप्लाई होगा जिनके लिए आपने कोई जोन स्पेसिफाई नहीं की। बाय डिफ़ॉल्ट नो शिपिंग मेथड ऑफर्ड टू दिस जोन की ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट हुई होगी, यानी कि जिस जोन के लिए आपने एक शिपिंग मेथड स्पेसिफाई नहीं किया वहाँ के लिए कोई शिपिंग ऑप्शन मुयसर नहीं होगी। अब शिपिंग ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कार्ट पेज पे शिपिंग फी कैलकुलेट करने के लिए जो फील्ड्स चाहिए वो मौजूद हों या ना हों, और उन फील्ड्स को एड्रेस एंटर करने से पहले भी दिखाया जाए या तब तक छुपाया जाए, और जब आपका कस्टमर अपना एड्रेस स्पेसिफाई कर दे तब दिखाया जाए। शिपिंग डेस्टिनेशन में आप सेट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर के शिपिंग एड्रेस पे प्रोडक्ट भेजा जाए, या उसने जो बिलिंग एड्रेस पेमेंट करते वक्त मुहैया किया था उसी को डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस के तौर पे भी एक्सेप्ट किया जाए। इन दोनों ऑप्शन में कस्टमर के पास ये चॉइस होगी कि वो चाहे तो एक डिफरेंट शिपिंग एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसके बिलिंग एड्रेस पे ही शिपिंग की जाए तो आप ये फोर्स शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस की ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं। डिबग मोड की आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और डिबग करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। अब शिपिंग क्लासेस भी देख लेते हैं। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट शिपिंग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक टाइप के प्रोडक्ट्स पे एक शिपिंग मेथड अप्लाई हो और एक और टाइप के प्रोडक्ट्स पे एक मुख्तलिफ शिपिंग मेथड अप्लाई हो, तो उसके लिए तमाम सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल के लिए हमें शिपिंग क्लासेस के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें भी ऐड कर लेंगे। अब चलते हैं पेमेंट्स पे। वूकॉमर्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी और पेपैल की पेमेंट ऑप्शंस देती है, और अगर आपने इन्हीं में से कोई ऑप्शंस इस्तेमाल करते हुए अपनी साइट पे प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको पेमेंट गेटवे की कोई भी थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने स्ट्राइप, टू चेकआउट, पेपैल फॉर बिजनेस या किसी भी और पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको उनकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ पे आपके पास उस पेमेंट गेटवे की ऑप्शन भी आ जाएगी। इनमें से कुछ की एक्सटेंशंस फ्रीली अवेलेबल भी हो सकती हैं और कुछ के लिए आपको पेड एक्सटेंशंस का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। तो चलिए हम वूकॉमर्स के लिए स्ट्राइप की पेमेंट गेटवे जो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पे फ्रीली अवेलेबल है वो इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स में ऐड न्यू पे आएँ, यहाँ वूकॉमर्स स्ट्राइप सर्च करें और पहली ऑप्शन जो वूकॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के नाम से बाय वूकॉमर्स आपको नज़र आएगी, वो स्ट्राइप की वूकॉमर्स के लिए ऑफिशियल पेमेंट गेटवे एक्सटेंशन है, उसे इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेट करें और अब वापस वूकॉमर्स की सेटिंग्स में पेमेंट सेक्शन पे आ जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्ट्राइप से रिलेटेड काफ़ी पेमेंट ऑप्शंस इस स्क्रीन पे ऐड हो गई हैं। ये वो तमाम पेमेंट मेथड्स हैं जिन्हें स्ट्राइप के ज़रिए आप अपनी साइट पे कस्टमर से पेमेंट्स वसूल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर है कि इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक स्ट्राइप अकाउंट होना ज़रूरी है। स्ट्राइप अकाउंट की रजिस्ट्रेशन इस कोर्स के स्कोप का हिस्सा नहीं है।
आप किसी भी ऑनलाइन सर्विस की तरह stripe.com पे जाके वहाँ अपना एक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपके पास किसी ऐसे कंट्री की रेजिडेंस या किसी ऐसे कंट्री में कंपनी मौजूद हो जहाँ पे स्ट्राइप दस्तयाब हो। कोई भी पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करने से पहले आपको इनेबल और सेटअप करनी पड़ेगी। तो आइए स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड को हम सेटअप करते हैं। यहाँ आप वो टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस पेमेंट मेथड के लिए चेकआउट पेज पे यूज़र्स को दिखाया जाए और साथ ही उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन्हें जनरली डिफ़ॉल्ट ही रखना ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल ये याद रहे कि अगर आप इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो कोई ऐसा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही रखिएगा जो उस पेमेंट मेथड के बारे में यूज़र को मुकम्मल तौर पे आगाह कर दे और उसे किसी किस्म की कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। एक नई साइट सेटअप करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे पहले प्रॉपरली टेस्ट कर लें। उसके लिए आप स्ट्राइप की टेस्ट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे और ये टेस्ट मोड की ऑप्शन को इनेबल रखेंगे। जब आप टेस्टिंग कर चुके हैं और अपनी साइट को कस्टमर्स के लिए लाइव करना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ इनेबल टेस्ट मोड की ऑप्शन को अनचेक कर लेंगे, जिसके बाद यहाँ टेस्ट कीज़ की जगह लाइव कीज़ की ऑप्शंस दिखाई देंगी और उनमें आपको अपने स्ट्राइप अकाउंट से लाइव कीज़ कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेंगी। हम फिलहाल टेस्ट मोड को इनेबल रखते हुए अपने स्ट्राइप अकाउंट से टेस्ट कीज़ कॉपी करते हैं और उन्हें यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। वेबहुक सीक्रेट के लिए पहले आपको ये वेबहुक एंड पॉइंट यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, जिसे आप अपने स्ट्राइप डैशबोर्ड में वेबहुक सेक्शन में ऐड एंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद एंड पॉइंट यूआरएल की फील्ड में पेस्ट करेंगे। वर्जन में लेटेस्ट एपीआई वर्जन चूज करेंगे और इवेंट्स टू सेंड में रिसीव ऑल इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद ऐड एंड पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ साइनिंग सीक्रेट सेक्शन में अपनी साइनिंग की को रिवील करके कॉपी कर लें। वापस वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आके इस की को भी यहाँ पेस्ट करें। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ बाकी कुछ ऑप्शंस भी सेट कर सकते हैं। इन तमाम की डिटेल्स में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, उनमें से ज़्यादातर अपने नाम से ही वाज़ेह हैं, तो उन्हें हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे ही रहने देंगे और इन चेंजेस को सेव कर लेंगे। जब आपको बाद में लाइव कीज़ ऐड करनी हो तो आपने सिर्फ इनेबल टेस्ट मोड को यहाँ से डिसेबल करना है और स्ट्राइप डैशबोर्ड में भी आके व्यूइंग टेस्ट डेटा को डिसेबल करना है ताकि यहाँ से आप अपनी लाइव कीज़ कॉपी करके वूकॉमर्स सेटिंग्स में पेस्ट कर सकें। इनमें एपीआई कीज़ तो आपको किसी भी किस्म की एफर्ट किए बगैर यहाँ मिल जाएंगी। वेबहुक के लिए आपको उसे दोबारा से यहाँ लाइव मोड में एक दफ़ा एंड पॉइंट के तौर पे ऐड भी करना पड़ेगा। उसका मेथड बिल्कुल वही है जो आपने टेस्ट की के लिए किया, इसलिए उसे दोबारा यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वापस अपनी वूकॉमर्स सेटिंग्स में आते हैं और टेस्ट मोड को दोबारा इनेबल करते हुए इन सेटिंग्स को फिर से सेव कर लेते हैं और एक दफ़ा फिर पेमेंट स्क्रीन पे जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ स्ट्राइप की ऑप्शन इनेबल्ड भी है और इसे हमने चूँकि कॉन्फ़िगर कर लिया है, इसलिए यहाँ सेटअप की जगह मैनेज की ऑप्शन आ रही है। इसी तरह आप स्ट्राइप के किसी और पेमेंट मेथड को भी यहाँ इनेबल कर सकते हैं और किसी दूसरी पेमेंट गेटवे को भी इनेबल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब चलते हैं अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में। गेस्ट चेकआउट में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या एक विजिटर बगैर आपकी साइट पे अकाउंट बनाकर लॉगिन किए कोई प्रोडक्ट परचेज कर सके या ना कर सके, और उसे चेकआउट के दौरान आपकी साइट में अपने यूज़र अकाउंट से लॉगिन करने की ऑप्शन दिखाई जाए या नहीं। इसी तरह चेकआउट करने के दौरान उसे आपकी साइट पे कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, या उनके लिए नया कस्टमर अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाए, उनका पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाए या उन्हें खुद से सिलेक्ट करने दिया जाए। उन्हें अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना सारा डेटा डिलीट करने की रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन दी जाए या नहीं। ये कुछ ऐसे एरियाज़ में लाजिम हो सकता है जहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट हो कि आप अपनी साइट पे कस्टमर्स को अपना सारा डेटा डिलीट करने की ऑप्शन मुहैया करें, जैसा कि यूरोपियन रीजन में GDPR रूल्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह आप प्राइवेसी पॉलिसी के सेक्शन में रजिस्ट्रेशन और चेकआउट के वक्त कस्टमर को दिखाई जाने वाली प्राइवेसी पॉलिसी सेट कर सकते हैं। इसमें ये प्राइवेसी पॉलिसी का स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लूडेड शॉर्ट कोड आपके प्राइवेसी पेज को ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक कर देगा। तो आपकी साइट पे एक प्राइवेसी पेज सेट होना ज़रूरी है, जो कि हमने वर्डप्रेस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त देख लिया था।
आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जिन एरियाज़ में आप प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं और जिस एरिया से आप अपना स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के लॉज के मुताबिक हो। लीगल एडवाइस देना इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके लिए आपको या तो दूसरी साइट्स जो आपकी उस रीजन में ऑपरेट कर रही हैं उनकी एग्जांपल देखनी पड़ेगी या फिर किसी लॉयर से रुजू करना पड़ेगा। पर्सनल डेटा रिटेंशन में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इनएक्टिव अकाउंट्स, पेंडिंग, फेल्ड, कैंसल्ड और कंप्लीटेड ऑर्डर्स और स्ट्राइप का डेटा आपकी साइट में कितने अरसे के लिए रिटेन किया जाए। अगर ये ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं होंगी तो ये सारा डेटा इनडेफिनेटली रिटेन होगा और कभी भी ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं किया जाएगा। हमें इन ऑप्शंस को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं और ईमेल्स की ऑप्शंस को एक नज़र देखते हैं। यहाँ पे आप वो तमाम ईमेल्स मैनेज कर सकते हैं जो आपकी साइट पे वूकॉमर्स से रिलेटेड एक्शंस के बाद या कस्टमर्स को या आपको एज अ साइट मैनेजर भेजी जाएंगी। जैसे कि न्यू, कैंसल्ड या फेल्ड ऑर्डर्स पे आपको ईमेल जाएगी। यहाँ मेरा एज साइट ओनर बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस शो हो रहा है तो ये ईमेल्स मुझे आएंगी। ऑर्डर अगर साइट की तरफ से होल्ड पे है या प्रोसेस हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है या रिफंड हुआ है तो उसकी कस्टमर को मेल जाएगी। इसी तरह ऑर्डर की डिटेल्स और इनवॉइस भी कस्टमर को ईमेल में जाएंगी। अगर किसी प्रोडक्ट में आपने कस्टमर के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस वाला नोट स्पेसिफाई किया है तो वो भी कस्टमर को ईमेल में जाएगा। कस्टमर की पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट या न्यू अकाउंट क्रिएशन पे नोटिफिकेशन ईमेल्स भी उसे जाएंगी। अगर आप साइट पे सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल फेल होने पर कस्टमर को ईमेल जाएगी। अगर आपकी साइट पे किसी कस्टमर ने कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अवेलेबल नहीं है वो प्री ऑर्डर किया है, यानी उसकी लॉन्च या अवेलेबिलिटी से पहले ऑर्डर किया है, तो उसकी अवेलेबिलिटी पर भी कस्टमर को एक ईमेल जाएगी जिसके बाद वो उस प्रोडक्ट की परचेस को कंफर्म या रिजेक्ट कर सकेगा। फाइनली किसी पेमेंट को अगर आपकी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें उसे ऑथेंटिकेट करने की इंस्ट्रक्शंस और लिंक वगैरह मौजूद होंगे। इन तमाम ईमेल्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ईमेल के लिए मैनेज पे क्लिक करें तो उसका एडिटर इंटरफेस यहाँ ओपन हो जाएगा जिसमें आप उस ईमेल को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस ईमेल का सब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, उसकी कोई हेडिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल कंटेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं जो उस ईमेल के डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी कंटेंट के अलावा होगा। और ये सेट कर सकते हैं कि वो ईमेल HTML प्लेन टेक्स्ट या मल्टी पार्ट यानी HTML एंड प्लेन टेक्स्ट में सेंड हो। ईमेल टेम्पलेट को देखने की हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोड के ज़रिए अपने थीम के इस पाथ पे एक फाइल क्रिएट करके इस टेम्पलेट को वहाँ कॉपी एंड पेस्ट करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसमें आप इस ईमेल के डिज़ाइन को और इसमें मौजूद डिफ़ॉल्ट कंटेंट को मुकम्मल तौर पे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़र्स को इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन ईमेल्स में जितनी मालूमात भेजनी चाहिए वो मौजूद होती हैं और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ईमेल सेक्शन में वापस चलते हैं। यहाँ आप अपनी साइट से भेजे जाने वाली ईमेल्स के लिए डिफ़ॉल्ट फ्रॉम नेम और फ्रॉम ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि इस साइट से जितनी भी ईमेल्स भेजी जाएँ उनका फ्रॉम एड्रेस website@bwwp.xyz हो तो मैं इस एड्रेस को यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा। फ्रॉम नेम में मैं bwwp वेबसाइट स्पेसिफाई कर दूंगा। आपने यहाँ वो ऑप्शन स्पेसिफाई करनी है जिनकी आपकी साइट के लिए सेंस बने। और डोमेन का आपकी साइट वाली डोमेन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, लाजमी नहीं होता, लेकिन यूज़र्स में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी साइट से उन्हें जो ईमेल्स आएँ वो आपकी साइट की डोमेन से ही भेजी जाएँ। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपके कस्टमर्स ये ईमेल रिसीव करने के बाद आपको इस पर रिप्लाई करें, तो उसके लिए यहाँ एक ऐसा ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस पे आप ईमेल रिसीव भी कर सकें। फाइनली आप ईमेल के डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसा कि ईमेल के फुटर में क्या टेक्स्ट हो, उसका कोई हेडर इमेज हो या नहीं, जिसके लिए आप उस इमेज का URL यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ इमेज का URL देना ज़रूरी है, ID नहीं। और इस मकसद के लिए अगर आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद किसी इमेज को यूज़ करना चाहें तो मीडिया लाइब्रेरी में आके उस इमेज पे एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ जो फाइल URL की फील्ड में लिंक शो हो रहा है उसे कॉपी करके वापस WooCommerce सेटिंग्स में आके हेडर इमेज की फील्ड में पेस्ट कर लें।
WooCommerce ईमेल्स के डिज़ाइन को ट्रूली कस्टमाइज करने के लिए यहाँ आप उसकी कलर स्कीम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अपनी मर्जी से इन सेटिंग्स को कन्फिगर करने के बाद अपनी चेंजेस को सेव करें और उसके बाद चाहें तो इंटीग्रेशन सेटिंग्स को देख लें, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो हमें कन्फिगर करनी पड़े। अगर आपको अपने कस्टमर्स की लोकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए जियो लोकेशन सर्विस की ज़रूरत है तो आप यहाँ मैक्स माइंड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मौजूद है। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप मैक्स माइंड की लाइसेंस की जनरेट करके यहाँ पेस्ट करके इन सेटिंग्स को सेव करेंगे तो आपकी साइट अपने कस्टमर्स की लोकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकेगी, जो याद रहे कि सिर्फ कंट्री तक ही महदूद है। अब आखिर में एक नज़र एडवांस सेटिंग्स पे भी डाल लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट सेक्शन में आप अपनी मर्जी का शॉप पेज सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे आप कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट और टर्म्स एंड कंडीशन पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ट, चेकआउट और माई अकाउंट पेजेस WooCommerce इंस्टॉल करते वक्त ही क्रिएट हो जाते हैं, जबकि टर्म्स एंड कंडीशंस पेज आपको क्रिएट करके यहाँ पे असाइन करना पड़ता है। हमारी साइट पे इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस पेज मौजूद नहीं, तो आइए पेजेस में चल के उसे क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू। इस पेज का टाइटल मैं टर्म्स ऑफ सर्विस रख देता हूँ। आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख सकते हैं, उमूमन इन्हीं दोनों में से कोई एक रखा जाता है। और इस पेज के कंटेंट के लिए मेरा आपको मशवरा है कि या तो आप किसी प्रोफेशनल लॉयर की सर्विसेज हासिल करें, क्योंकि दुरुस्त टर्म्स एंड सर्विसेज ना होने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आप किस जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि ऑनलाइन कुछ ऐसी सर्विसेज भी मौजूद हैं जैसे कि termify.io, जिन पे आप अपनी साइट के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेट भी कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ से जनरेट की जा सकती है। जनरेट सेक्शन में अपनी मर्जी का पेज सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स ऑफ सर्विस। के बाद जनरेट टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक कीजिए और यहाँ इस विज़िट में आपने अपनी साइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुहैया करनी है, जिसकी बेस पे आपकी टर्म्स एंड सर्विसेज का पेज जनरेट हो जाएगा। ये पेड सर्विस है, आपको इसके लिए एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ सकती है या वन टाइम, या अगर आप चाहते हैं कि जो भी नए लॉज आएँ उनके मुताबिक आपकी साइट की टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स ऑफ सर्विस या प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट होती रहें, तो इनकी ऑनगोइंग सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी मौजूद है। वन टाइम के लिए तो टर्मिफाई अफोर्डेबल है। आई थिंक तकरीबन $3 के एवज आपको एक हफ्ते के लिए अपने जनरेट किए हुए टर्म्स या प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की एक्सेस मिल जाती है। उस दौरान आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो टर्मिफाई की जगह टर्मागेडन एक बेहतर ऑप्शन है। इसका प्राइसिंग पेज भी देख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूएस बिजनेसेस के लिए ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, अगर आपने सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करनी है तो ये कनाडा और यूरोप और कुछ मज़ीद रीजन्स के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। बहरहाल टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर वगैरह के लिए और एंड यूज़र्स लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए आप इसे सिर्फ यूएस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपका बिजनेस यूएस बेस्ड होना चाहिए। इसकी प्राइस अफोर्डेबल है, $10 पर मंथ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन नए यूज़र्स के लिए शायद ये एक रिकरिंग पेमेंट के तौर पे साल में तकरीबन $100 ऐड अप हो जाता है। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए या तो कोई रेप्यूटेबल सर्विस इस्तेमाल कीजिए जो आपके कंट्री ऑफ ऑपरेशन और आपके कस्टमर्स के प्राइमरी कंट्री को मद्देनज़र रखते हुए टर्म्स और पॉलिसी पेजेस जनरेट करे, या आप इस मकसद के लिए किसी लॉयर की सर्विसेज अवेल करें। तो अपनी साइट पे वापस चलते हैं और फिलहाल मैं यहाँ पे ये टाइप कर देता हूँ कि दिस इज़ अ टेस्ट वेबसाइट and offers no real product or service for purchase or use. By continuing to browse this website, you acknowledge that you will not use this website for any real purpose and will not hold the owner of this website accountable for anything that may result from your usage of this website. पेज को मैं पब्लिश कर लेता हूँ और हम WooCommerce की सेटिंग्स में वापस चलते हैं। यहाँ एडवांस में आकर हम अपना टर्म्स एंड कंडीशंस पेज सेट कर सकते हैं।
चेकआउट एंड पॉइंट्स और अकाउंट एंड पॉइंट्स को चेंज करने की आपको आमतौर पे ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। हम अपनी चेंजेस को सेव कर लेते हैं। REST API, वेबहूक्स, लेगेसी API और woocommerce.com के टैब्स को देखने की इस स्टेज पे हमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनमें से ज़्यादातर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं और woocommerce.com में मौजूद ऑप्शंस आपकी साइट पे WooCommerce के यूज़ को ट्रैकिंग और आपको WooCommerce की तरफ से ऑफर्स दिखाने से रिलेटेड हैं। फीचर्स में एक ही ऑप्शन मुयसर है कि आपकी वर्डप्रेस होम स्क्रीन पे WooCommerce से रिलेटेड एनालिटिकल इंसाइट्स, नोटिफिकेशंस और शॉर्टकट्स को दिखाया जाए या नहीं। तो हमारी WooCommerce साइट की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली सेटअप हो चुकी है। एक नज़र एक्सटेंशंस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ आप WooCommerce के लिए अवेलेबल काफ़ी एक्सटेंशंस देख सकते हैं और उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। हम अगले कुछ लेसन्स में सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स की एक्सटेंशंस को लाजमी देखेंगे। बुकिंग्स के लिए मैं WooCommerce को इतना प्रेफर नहीं करता, उसके लिए मैं द इवेंट्स कैलेंडर या एक दो और कैलेंडर प्लगइन हैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हम उन्हें फ्यूचर लेसन्स में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। आपको अपनी साइट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनमें से एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ भी सकती है और कई साइट्स के केस में बग़ैर एक भी प्रीमियम एक्सटेंशन इंस्टॉल किए भी आपका काम आसानी से चल सकता है। इन तमाम एक्सटेंशंस को कवर करना या इवन इनकी डिस्क्रिप्शन और पर्पस डिस्कस करना भी इस कोर्स के स्कोप में शामिल नहीं है, क्योंकि इस पे ही एक पूरा काफ़ी लेंथी कोर्स बनाया जा सकता है। तो ये थी WooCommerce की मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगले लेसन में हम अपनी साइट पे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और देखेंगे कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स WooCommerce को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी साइट पे बेच सकते हैं, उनमें क्या क्या फ़र्क होते हैं और किस मौके पे कौन सा प्रोडक्ट टाइप इस्तेमाल करना चाहिए।